को मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं तो 2200-2300 रुपए मिल्क मेरा सेल होता है, जिसमें से मेरा 1300-1400 रुपए के आसपास का खर्चा आ जाता है। बाकी 700-800 रुपए अभी करंटली बच रहा है। मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर ये प्रॉफिट मेरा मार्जिन कम हो जाएगा। तो कभी कभार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं उस स्टेज में हूँ जहां पर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। एंड इनफैक्ट जून जुलाई के महीने में तो, इनफैक्ट अगस्त और सितंबर के महीने में तो मुझे खुद से घर के पैसे से फार्म चलाना पड़ रहा था, क्योंकि तब मिल्क प्रोडक्शन पूरा जीरो था। इसका यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गलती एनिमल सिलेक्शन में भी हुई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो 12-15 लीटर वाले थे, और ये क्योंकि गिर और शाहीवाल में थे, और ये 3-4 महीने बाद बहुत ड्रास्टिकली दूध कम कर देते, तो वहां पर मुझे थोड़ी मार पड़ी थी। अगर वो मैंने दूसरे एनिमल्स खरीद देते तो हो सकता है मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में होता, लॉस में नहीं होता। तभी महीने में कितना बचत हो जाती है? यार इस समय सारे एक्सपेंसेस मिला के 20-22 हजार के आसपास का मैं सेविंग्स कर रहा हूँ। लेकिन कैसा है कि मुझे इसी पैसों में ये भी ध्यान देना है कि मुझे डेयरी को एक्सपांड भी करना है, और ड्राई पीरियड में भी मुझे इनको फीड देना है, क्योंकि जानवर उपवास तो करेगा नहीं, खाना तो खाएगा, चारा तो खाएगा। तो अभी मुझे 20-22 हजार बच रहा है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा मेरी सेविंग्स या मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। जैसे मिल्क प्रोडक्शन कम होगा वैसे इस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज की वीडियो के लिए आया हूँ अमेठी में एक छोटे से डेयरी फार्म जो कि 5 पशुओं से शुरुआत किए थे, और इस समय 11 पशु हैं इनके पास, और 11 पशु से लगभग डेली का 60 लीटर का उत्पादन करते हैं। और ये यहाँ के जो ऑनर हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं घर बैठे, और साथ साथ सुबह शाम डेयरी भी चलाते हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं कितनी लागत लगती है, कितनी कमाई होती है। तो कोई किसान डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो कैसे करे? यदि कोई 10 पशु से डेयरी फार्म करना चाहता है या 5 पशु डेयरी फार्म करना चाहता है, उसके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बाकी आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। सर नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताओ। जैसा कि डेयरी तो आप नए खोले हैं, कमाई तो हो रही बढ़िया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो थोड़ा सीख रहे हैं, कुछ खर्चा हो रहा है, कुछ जेब से पैसा लग रहा है, बट ठीक है। अभी 1 साल के आसपास हुआ है। तो 1 साल हुआ तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? यार एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, क्योंकि मैं इस लाइन से नहीं हूँ, इस फील्ड से नहीं हूँ, तो मेरे लिए सीखने के लिए बहुत सी चीजें अभी भी मैं सीख रहा हूँ। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं थोड़ा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम अमन मिश्रा है, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। अमेठी में विशेषरगंज एक मार्केट है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर फार्म है अपना। तो आप डेयरी फार्म कब शुरुआत किए? क्या आपको विचार में आया तो आप डेयरी फार्म शुरू कर दिए? थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूं तो इससे पहले हम लोग गुजरात रहते थे, वहाँ हमारी ट्रांसपोर्ट थी। लेकिन क्योंकि हम मतलब बॉर्न एंड बॉटम मेरा यही हुआ है और मैं यहीं से हूँ, तो मेरे को हमेशा से था कि मेरे को घर पे ही रहना है, गांव पे ही रहना है। तो इसीलिए मैंने 2021 में डिसाइड किया कि वापस हम गांव जाएंगे। यहाँ के क्या करना था वो हमेशा क्वेश्चन था। डेयरी थोड़ा सा मेरे को लाइन सॉर्टेड लगा, इजी लगा, ज़्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। तो वो सारी सोच के मैंने ये डिसाइड किया कि डेयरी करेंगे। मैं 2024 में ही आ गया था। बाकी मेरे फादर और हमारा जो ट्रांसपोर्ट था वो सब हम वाइंड अप करके रेस्ट ऑफ द फैमिली 24 दिसंबर में आई। और पिछले साल जो कि 2025 में 8 जनवरी को हमने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की। हम 5 जानवर लेके आए थे श्री गंगानगर राजस्थान से। अच्छा सर। तो 5 जानवर से आपने शुरुआत किया। तो 5 जानवर कितने का पड़ा था आपको? हमको 5 जानवर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट मोटा मोटी 3,80,000 से 4 लाख के बीच में पड़ा था। वहाँ जाना, एनिमल सिलेक्शन करना, एंड देन वहाँ से उनका ट्रांसपोर्ट, हमको सारा 4 लाख में हमारे घर पे 5 जानवर पहुंच गए थे। क्या प्रोडक्शन चला था उसमें? जो हमने एनिमल परचेज किया था और जो वहाँ पर व्यापारी था, उन्होंने हमको बोला था कि 65 से 75 के बीच का मिल्क प्रोडक्शन जाएगा, बट यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी ऐसी थी कि 35 के आसपास पीक हमारा गया था, 5 मिला के। बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुए थे, उसकी वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन पे असर हुआ था। तो आप डेयरी फार्म करिए, इसके साथ साथ कुछ और भी करते हैं? मैं फुल टाइम कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ। बेंगलोर की एक आईटी कंपनी है, वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। मेरी वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। मैं लास्ट 4 ईयर से कॉर्पोरेट में हूँ, और मेरे मोस्ट ऑफ द जॉब्स मेरे वर्क फ्रॉम होम ही रहे। तो यहाँ पर भी मेरा जॉब है, सुबह 10 से 6 बजे का मेरा शिफ्ट टाइमिंग रहता है। उससे पहले और उसके बाद मैंने डेयरी के काम निपटाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, भाई घर बैठे नौकरी भी कर रहे हैं और साथ में डेयरी भी चला रहे हैं। क्यों सर? बिल्कुल। तो नौकरी में क्या कितनी सैलरी वगैरह है? यार सैलरी डिस्क्लोज करना ऐसे पब्लिकली पॉसिबल तो नहीं है, बट आप ऐसा समझिए कि 4 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैं 6 फिगर्स प्लस मेरी सीटीसी है, 6 फिगर्स प्लस है। एंड इसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ डेयरी के अराउंड। फार्म्स ऑफ मिश्रा करके मेरा पेज है, वहाँ पर मैं इसी के रिगार्डिंग कंटेंट भी डालता हूँ। किस प्लेटफॉर्म पर है? इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। मेजर फोकस अभी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पर एक ब्रॉडर ऑडियंस से इंटरेक्शन हो सकता है।
ये कंटेंट क्रिएशन का रीजन ये है कि कुछ तो मैं सीखूं, कुछ लोग सीखें, जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां लोग ना करें। कैसे कैसे कंटेंट आप डालते हैं? मैं मेरी जर्नी दिखा रहा हूं, तो मेरा टारगेट है 2026 31 दिसंबर से पहले मुझे 300 लीटर मिल्क प्रोडक्शन पर डे का क्लॉक इन करना है और 30 एनिमल से करना है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अपना जर्नी शो कर रहा हूँ कि कैसे मैं 300 लीटर क्लॉक इन कर सकता हूँ बाय एंड ऑफ दिस ईयर। जैसा कि आप लोग उनका डेयरी फार्म देखना चाहते हैं, उनका इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, डेली डेली अपडेट देते रहते हैं, कैसे कौन से पशु ला रहे हैं, कौन से पशु में परेशानी आ रही, क्या मिल्क रेशियो, क्या मिल्क दे रही। बिल्कुल, जो भी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है वो सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ, कितने एनिमल्स हैं, क्या प्रोडक्शन हो रहा है और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो अब जैसे कि डेयरी शुरू ही कर ली है, तो जैसे इस समय कितने पशु हैं आपके पास? तो इस समय कुल मेरे पास मिला के छोटे बड़े सारे जानवर मिला के 16 हैं, जिसमें से मेरे पास 3 हीफर हैं जी। और 2 मेल काफ है। तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है? प्रोडक्शन में मोटा मोटी अभी 60 लीटर्स टच किया है। जो मेरे पास एनिमल्स हैं उसमें से 4 ड्राई पे भी हैं एंड कुछ की रीसेंट डिलीवरीज हुई है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, तो टोटल 60 लीटर्स का क्लॉक इन हो रहा है। एंड मैं फैब में मेरे 2 एनिमल्स की डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8 से 11 फैब के आसपास। तो एक्सपेक्टेशन है कि 100 लीटर टच कर जाएंगे अगले 2 महीने के अंदर। तब लागत पे बात कर लेते, उत्पादन हो गया, कितनी लागत लगती है? जैसे सूखा चारा कितना लग जाता है अपने यहाँ? सूखा चारा लगने का तो कैसा है कि कभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है कि कितना लग रहा है, बट मोटा मोटी अगर मैं आपको अंदाजन बताऊं तो चारे में मैं अभी तो, क्योंकि ठंडियों का समय है और मेरे पास पैरा या पराली जो हम बोलते हैं पंजाब की भाषा में, वो अवेलेबल है, तो मैं रेशियो बना के चलता हूँ कि 1/3 मेरा हरा चारा होगा जो कि बरसीन है, 1/3 भूसा होगा और 1/3 पैरा होगा। तो ये तीनों चीजें मैं मिक्स करके देता हूँ और फीडिंग वही सुबह शाम की फीडिंग होती है। और जो आप इनके हौदे देख पा रहे हैं, ये मैं 2 बार भरता हूँ, एक बार मिल्किंग से पहले और एक बार पानी पिलाने के बाद। उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से कंज्यूम करते हैं, जितना उनको रिक्वायरमेंट होता है उतना वो खत्म करते हैं। मैं फीड वापस तभी डालता हूँ जब उनका हौदा साफ रहता है। तो दाने में क्या देते हैं? मैं दाने में अभी कॉन्सेंट्रेट फीड तीवाना का यूज कर रहा हूँ। तीवाना 8000 और तीवाना 10000, और ड्राई वालों के लिए T20 ड्राई, और जो जिन्होंने रिसेंट डिलीवरी दी है उनके लिए T20 फ्रेशर। तो एक पशु को कितना कितना दाना देते हैं? ये तो उसके बॉडी वेट और मिल्क के कैपेसिटी के हिसाब से है। जैसे मेरे पास एक एनिमल है जो अभी 22 23 लीटर्स पे है, तो उसको मैं 9 kg कॉन्सेंट्रेट फीड देता हूँ एंड उसके अलावा जो हरा सूखा और भूसा जाता है वो देता हूँ। तो मिल्क के ऊपर होता है। जो एनिमल ड्राई पे है उसको भी मैं T20 ड्राई दे रहा हूँ। और इसमें कैसा होता है कि मिल्क प्रोडक्शन वाले को हर 1 लीटर पे 400 ग्राम का कॉन्सेंट्रेट फीड होता है। अगर 20 से कम है तो 1 kg बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए, और अगर 20 से जानवर ज्यादा है तो सिर्फ वही फीड। अगर मुझे लगता है कि कमी हो रही है तो फिर मैं चोकर ऊपर से चला देता हूँ, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, डिपेंडिंग अपॉन उसकी मिल्क कैपेसिटी कितनी है। तो राशन कितना लग जाता है अपने यहाँ? यार मैं सच बोलूं तो मेरा महीने का मोटा मोटी अंदाज इतना है कि अभी मेरे को 16 बोरी तीवाना का लगता है, तीवाना 8000 का। क्योंकि हर तीसरे टाइम पे, जैसे सुबह दिया शाम को दिया और जब अगले दिन सुबह देने की बारी आई तो मेरा 1 बोरी तीवाना खत्म हो जाता है। और ड्राई और फ्रेशर वालों का तो उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 2-3 बोरी महीने का लग जाता है। तो अभी तो मैं खाली कॉन्सेंट्रेट फीड देता हूँ, उसके अलावा कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर रहता है। मीठा सोडा भी मैं यूज करता हूँ ठंडियों में, हफ्ते में 1 बार हो गया या 2 बार हो गया। गर्मियों में थोड़ा यूसेज ज्यादा रहता है। उसके अलावा डिवॉर्मिंग हो गया और जो थोड़े बड़े मेडिकल के एक्सपेंसेस होते हैं। तो कुल मिला के मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर आ रहा है वो 27-28 रुपए आ रहा है। और मेरा मिल्क 38-39 में सेल हो रहा है। तो उस हिसाब से मुझे 11 से 12 रुपए पर लीटर मेरा मिल्क बच रहा है। मेरा मोटा मोटी अभी 25-26 हजार के आसपास की मेरी अभी लागत लग रही है। क्योंकि हमारी खुद की भी खेती है, हम किसानी भी करते हैं, तो हमको वहां से जो रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे भूसा हो गया या पैरा हो गया, तो उसको हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम उसको तब इंक्लूड करते हैं जब हमको मार्केट से खरीदना पड़ता है। जैसे इसी साइकिल की बात करूं तो 3 ट्रॉली मुझे भूसे की मंगानी पड़ी क्योंकि मेरा स्टॉक खत्म हो गया था। तो उसका कॉस्ट हम ऐड करते हैं, क्योंकि जब मैंने भूसा मंगाया था तो 7.5 रुपए से 8.5 रुपए के बीच में मेरे को पड़ा था। यार मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, 60 लीटर के आसपास का मेरा प्रोडक्शन है। इसमें से मेरे को अगर मैं आपको मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं तो 2200-2300 रुपए मिल्क मेरा सेल होता है, जिसमें से मेरा 1300-1400 रुपए के आसपास का खर्चा आ जाता है। बाकी 700-800 रुपए अभी करंटली बच रहा है। मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर ये प्रॉफिट, मेरा मार्जिन कम हो जाएगा। तो कभी कभार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं उस स्टेज में हूँ जहां पर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। एंड इनफैक्ट जून जुलाई के महीने में, तो इनफैक्ट अगस्त और सितंबर के महीने में तो मुझे खुद से घर के पैसे से फार्म चलाना पड़ रहा था, क्योंकि तब मिल्क प्रोडक्शन पूरा जीरो था। इसका यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से ये गलती एनिमल सिलेक्शन में भी हुई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो 12-15 लीटर वाले थे। और ये क्योंकि गिर और शाहीवाल में थे और ये 3-4 महीने बाद बहुत ड्रास्टिकली दूध कम कर देते, तो वहां पर मुझे थोड़ी मार पड़ी थी। अगर वो मैंने दूसरे एनिमल्स खरीदे तो हो सकता है मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में होता, लॉस में नहीं होता।
तभी महीने में कितना बचत हो जाती है? यार इस समय सारे एक्सपेंसेस मिला के 20-22 हजार के आसपास का मैं सेविंग्स कर रहा हूँ, लेकिन कैसा है कि मुझे इसी पैसों में ये भी ध्यान देना है कि मुझे डेयरी को एक्सपांड भी करना है और ड्राई पीरियड में भी मुझे इनको फीड देना है, क्योंकि जानवर उपवास तो करेगा नहीं, खाना तो खाएगा, चारा तो खाएगा। तो अभी मुझे 20-22 हजार बच रहा है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा मेरी सेविंग्स या मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, जैसे मिल्क प्रोडक्शन कम होगा वैसे इस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यानी कि आप डेयरी फार्म और बड़ा करने वाले हैं? बिल्कुल, मेरा करंट एंड गोल, लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मुझे 300 लीटर जाना है 2026 के अंत में। एट द एंड ऑफ द डे कोशिश तो यही रहेगी कि 1600, 1700, 1800 लीटर जब क्लॉक इन करेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। अगर तब शरीर ने साथ दिया और चीजें हमारे हिसाब से रही तो फिर और एक्सपांड करेंगे। यानी कि आप डेयरी फार्म ना बढ़ाने वाले हैं? बढ़ाने वाला हूँ ये मैं इसको। अभी तो मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मेरी सैलरी ही है, लेकिन मैं जो मेरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है डेयरी, इसको मैं प्राइमरी बनाना चाहता हूँ और मैं इसको एक अच्छे ब्रांड पे लेके जाना चाहता हूँ। एक अच्छा D2C ब्रांड भी बनाना चाहता हूँ मैं। तो जैसे कि आप 1 साल हो गया आप डेयरी फार्म करते करते, तो कौन कौन सी परेशानियां आई हैं आपके? और डेयरी फार्मिंग में यार ऐसे परेशानियों की कोई अंत नहीं है, परेशानियों का कोई अंत नहीं है। बहुत से कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन 2-3 मेजर चीजें जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है। पहला तो है रिपीट ब्रीडिंग, क्योंकि इसमें डेयरी फार्मिंग में टाइमलाइन और साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ठंडियों में एनिमल इजीली कंसीव कर जाता है, वेयर गर्मियों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो मेजर मैंने प्रॉब्लम फेस की वो रिपीट ब्रीडिंग की। बहुत से मेरे एनिमल्स को 7-7, 8-8 एआई करवानी पड़ी तब जाके वो कंसीव हुए, और कुछ तो कंसीव नहीं हुए, एट द एंड वो सांड से ही जाके कंसीव हुए। तो जो पहला चैलेंज मेरे लिए था वो रिपीट ब्रीडिंग था। दूसरा जो मेरे लिए चैलेंज था वो था थनैला, जो कॉमन प्रॉब्लम रहता है वो मैनेजमेंट लेवल से मैंने सॉल्व किया है। अब मेरे पास कोई ऐसे केसेस नहीं है जहां पर थनैला के मुझे लक्षण मिल रहे हैं, बट क्योंकि बहुत बार मेरे साथ वो चीज हो गया तो उसका ट्रीटमेंट भी मुझे पता है। जब भी मुझे कोई अर्ली साइन सिम्टम्स देते हैं, मेरे पास मेडिकेशन हमेशा तैयार रहता है, मैं इंजेक्शन दे के उसको कवर कर लेता हूँ। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा टाइमली वैक्सीनेशन हो गया, एनिमल का स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना हो गया, गर्मियों में वाटर इनटेक का ध्यान रखना हो गया। ये बेसिक चीजें, बट ये मैनेजमेंट से सॉल्व हो सकती है। जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स है वो है पहला रिपीट ब्रीडिंग, दूसरा थनैला। और भी कोई बीमारी वगैरह नहीं आई साल भर में? इसके अलावा वैक्सीनेशन से रिलेटेड 2-3 बीमारियां आई, जैसे एफएमडी से। मैं अभी करंट स्टेज पे मैं एफएमडी से थोड़ा परेशान हूँ, बट वहां पर भी वो चीज कैसी है कि वो वैक्सीनेशन के ऊपर है, क्योंकि मैंने लापरवाही की और मेरे मैनेजमेंट में खराबी थी, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। अगर मेरी वैक्सीनेशन ऑन पॉइंट रहते तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं 2 एनिमल परचेज करके लाया, उन दोनों एनिमल्स को एफएमडी था, उनकी वजह से बाकी एनिमल्स पे इम्पैक्ट पड़ा। बट क्योंकि बाकी एनिमल्स मेरे वैक्सीनेटेड थे तो खाली फीवर आके चला गया, लेकिन जो 2 एनिमल्स में लेके आया था उन्होंने मुझे हल्का परेशान किया। बट अगेन जैसा मैंने बोला वो मैनेजमेंट लेवल पे प्रॉब्लम्स थी, डेयरी फार्मिंग की वो प्रॉब्लम्स नहीं थी। मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो वो मेरी गलती थी। तो आपका क्या प्लान है आगे? ब्रीडिंग पर ही काम करना है या केवल दूध पर ही काम करना है? नहीं, काम तो ब्रीडिंग पे करना है, क्योंकि बिना ब्रीडिंग के तो पॉसिबल है नहीं। हर साल अगर मैं ब्रीडिंग पे काम कर नहीं रहा हूँ तो होगा वही कि हर साल के अंत में जब ठंडी आ रही है तो मुझे 2 और एनिमल परचेज करके लाने हैं। जो मैंने साल भर में पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, वो सारा मेरा एनिमल में घुस जाना है। और फिर जो मैं एनिमल परचेज करके आ रहा हूँ कोई गारंटी नहीं वो एनिमल कितना सही है। तो ब्रीडिंग पे काम करना है, अच्छे बुल का सिलेक्शन, अच्छे एनिमल का आइडेंटिफिकेशन, फिर अच्छी ब्रीड तैयार करना, बछिया को अच्छा फीड इनटेक देना, और ये कोशिश करना कि 12 से 14 महीने वो 320-350 किलो का बॉडी वेट गेन कर रही है, और उसके बाद टाइमली कंसेप्शन, एंड उसके बाद ये साइकिल मेंटेन करना है कि मैं हर साल एक एनिमल से एक डिलीवरी ले रहा हूँ। तो ये मेरा फंडा है ब्रीडिंग का। तो ब्रीडिंग पे बिल्कुल काम करना है, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी। तो जैसे कि आप बताएं कि आपके यहाँ लगभग डेली का 60 लीटर प्रोडक्शन होता है, तो मार्केटिंग कैसे करते हैं इसका? अभी तो मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी मिल्क कलेक्शन सेंटर पे जाता है, समर्थ्या का कलेक्शन सेंटर है, वहां मेरा मिल्क जाता है। और क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ तो मेरे पास उतना बैंडविड्थ ही नहीं है कि मैं मार्केटिंग करूँ। लेकिन हाँ, जब मेरा कितने प्राइस में जाता है? अभी फैट और एसएनएफ के हिसाब से होता है, बट क्योंकि रिसेंट टाइम्स में 3 रुपए समर्थ्य ने दूध का भाव घटा भी दिया है, तो उससे थोड़ा मुझे इम्पैक्ट हुआ है। पहले 42-43 में जाता था, अभी 38, 39, 40 में जाता है। ये रेंज रहता है, फैट और एसएनएफ के ऊपर होता है। सुबह का रेट थोड़ा कम लगता है, शाम का रेट थोड़ा ज्यादा रखता है। 1 रुपए का फर्क रहता है सुबह शाम के रेट में, बट 38 से 39 के बीच में रहता है। तो आपका क्या फ्यूचर में प्लान है कि इसमें भी कुछ बदलाव करेंगे आप? मैं फ्यूचर में खुद का कलेक्शन सेंटर लेने की सोचूंगा जब मैं 300 लीटर पे पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद मैं रिटेल करना भी चालू करूंगा। और D2C ब्रांड बनाना एट द एंड ऑफ द डे, D2C ब्रांड बनाना लॉन्ग टर्म गोल है ही। तो फ्यूचर में D2C ब्रांड पे भी हम काम करेंगे, बट मेरा अभी इमीडिएट लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मुझे 300 लीटर पे पहुंचना है, और ये उसके बाद मुझे कलेक्शन सेंटर लेना है। जैसे कि आप पशु ही बाहर से लाए हैं और डेयरी भी नए शुरू किए हैं, तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है,
तब जो नए किसान हैं करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे, कैसे पशु लें, कहाँ से लें? यार एक एडवाइस तो इसमें ये होगी कि अगर आप फ्रेशर हो तो मेरा हमेशा जेन्युइन एडवाइस रहता है कि 2 जानवर लेके आओ, उन पे काम करना चालू करो और कोशिश करो कि 3 से 6 महीने के बीच में वो कंसीव हो जाए और जैसे ही कंसीव हो रहे हैं उनके ऑल्टरनेटिव में आप एक एनिमल ऐड करते जाओ। अगर आप ये प्रोसेस आपने 1 साल के लिए रिपीट किया तो इसके 2 बेनिफिट होंगे। पहला तो आपको अच्छे क्वालिटी के एनिमल लोकली मिल जा रहे हैं। दूसरा कि आपके पास मिल्क का प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहेगा और थ्रू आउट द ईयर बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि जब भी आप एनिमल ऐड करोगे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। दूसरा कि अगर आप एचएफ और जर्सी में जा रहे हो और कलेक्शन सेंटर पे ही दूध देना है तो 18 लीटर से नीचे नो डील है। मैं उस जानवर को टच भी नहीं करूंगा अगर वो 18 लीटर के नीचे का है। ये जो आप देख रहे हो मैं इनको परचेज करके लाया, ये 12-15 लीटर वाले थे और 12-15 लीटर में एक्चुअली में मेरे को घर से पैसा डालना पड़ा। वो तो ठीक है मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं पैसा डाल सकता हूँ। अगर कोई ऐसा है जो जॉब छोड़ के डेयरी फार्म कर रहा है और 12-15 लीटर वाले ही ला रहा है तो उसके डेयरी पे ताला लगने के अलावा और उसको होने वाला नहीं है। तो 18 के नीचे वाला तो नो डील है बॉस, मतलब एनिमल को टच भी नहीं करना अगर 18 के नीचे का है तो। आप ब्रीडिंग के लिए क्या करते हैं, एआई कराते हैं या बुल? मतलब मेरा पहला प्रेफरेंस तो एआई ही होता है, लेकिन अगर 7-8 एआई के बाद भी एनिमल कंसीव नहीं कर रहा है, प्रोटोकॉल्स भी के बाद भी एनिमल कंसीव नहीं कर रहे तो बुल के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है मेरे पास। तो आप अपने पेज का एक बार फिर से नाम बता दें, जो जो किसान आपको देखना चाहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आप जी। मेरे फार्म पे आए और आपने मेरा वीडियो बनाया और आपने यहाँ विजिट किया। जी जी। मेरे पेज का नाम है फार्म्स ऑफ मिश्रा। इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हो farms.of.mishra। और अगर आपको वहाँ इंटरेक्ट करना है, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे वहाँ पर रीच आउट कर सकते हो, हम कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद।